हेलो। आज हम देख रहे हैं टॉपिक अगला है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होती है कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से बीच के अंदर कोई एक इंटरमीडिएट स्पीशीज यानी कि इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बोल दो या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, दो ही बनती हैं। वहाँ से हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जो रिएक्शन है ये आसानी से कंप्लीट हो जाती है? नहीं, इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो होती हैं। वो स्टेप्स कितनी फॉलो होती हैं? वो स्टेप्स फॉलो होती है हमारे पास 4। तो हम ये कहते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स फॉलो होती हैं। पहली स्टेप्स होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई कार्बन श्रृंखला दे रखी है या फिर हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर जुड़े हुए जो भी हमारे पास सराउंडिंग एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी नेचर देखेंगे कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है, उसकी नेचर किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रकार से या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रकार से है। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद में हम जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का उसका जिस प्रकार से हमारे पास नेचर या ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज। क्या करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज के बॉन्ड को तोड़ते हैं कि कहाँ से हम इसको बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा और कहाँ से उसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज हो गया। बॉन्ड क्लीवेज के अंदर अब अगर मान लो आपके पास कार्बन श्रृंखला है तो क्या बन गया, जैसे रिएक्टेंट का काम हो गया। उसके बाद में क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। वहाँ पर हम जो इंटरमीडिएट बनता है उसके प्रकार देखते हैं कि इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं। कार्बोकेटायन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, नाइट्रीन बनता है, एलाइड बनता है, इनामिन बनता है। किस प्रकार का आपके पास इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट चेक करते हैं। उसके बाद में हम चेक करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन 2 प्रकार की होंगी। क्या होगी, एक होगी एडिशन और दूसरी कौन सी होगी, एलिमिनेशन। हाँ, इसके अंदर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल उन दोनों को काउंट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी या न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन या एडिशन रिएक्शंस होगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म की। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि कोई भी आप रिएक्शंस करवाते हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो 2 प्रकार से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या तो फिर हो सकता है कि आपके पास परमानेंट हो जाए। क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार का हो जाए, या तो फिर आपके पास एक तो हो गया परमानेंट, ठीक है, दूसरा हो गया पार्शियली। ठीक है, आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट अगर परमानेंट होगा उसके अंदर हमारे पास रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है, आपको पता अगर वाले इंटरमीडिएट ले रहे हो या रिएजेंट ले रहे हो तो रिएजेंट तो क्या होगा, उसको वापस करवा सकता है। तो इसके अंदर रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसके अंदर रिएजेंट की क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आप सभी जानते हो, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉन्ड वगैरह का उसका ट्रांसफ़र होता है, क्या उसमें रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब अगर मान लो आप एक बेंजीन के अंदर रेजोनेंस करते हो तो क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है रिएजेंट वगैरह की? नहीं पड़ती है, वो इसकी खुद की जो एनर्जी के कारण से संभव हो जाता है। रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव हो गया, और एक और हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा हो गया, एक हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। इसके अंदर कौन सा पढ़ते हैं, एक ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
कौन सा देखते हैं हम इसके अंदर? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। ये हमारे पास दो हो गए, कौन कौन से? एक हो गया आपके पास परमानेंट, दूसरा हो गया पार्शियली। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर मैं सबसे पहले टॉपिक लेता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ध्यान रखना आपको? अपने आसपास जो भी पढ़ रहे हैं उन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला होती है। इस कार्बन श्रृंखला के ऊपर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से, ध्यान रखना, कार्बन चेन के जो आपके पास कार्बन चेन होती है उस कार्बन चेन के जो आपके पास कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण से इस कार्बन श्रृंखला के जो इसके नेचर के ऊपर या इनके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर जो इफेक्ट उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को आप क्या कहते हो? आई इफेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रेरणिक प्रभाव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बन श्रृंखला के अंदर उससे जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से इस कार्बन चेन के ऊपर जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसको आप क्या कहते हो? आई इफेक्ट बोलते हो। हिंदी में क्या बोलते हो इसको? प्रेरणिक प्रभाव बोलते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट की क्या और कोई ख़ास बात होती है सर। क्या ख़ास बात होती है? कि इसके अंदर सबसे पहले ख़ास बात तो ये होती है कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूरी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी आई इफेक्ट घटता जाएगा। यानी कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप के पास वाले के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, उससे जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे घटता जाएगा। तभी आप पढ़ते हो कि जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगता है, इसके ऊपर कम लगता है। जो आपके पास पैरा पोजीशन होता है उसके ऊपर सबसे कम होता है। कार्बन श्रृंखला की ये बात हो गई, साइक्लिक फॉर्म के अंदर ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम एक बात और ये कहते हैं कि जो प्रेरणिक प्रभाव या जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच के अंदर लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है। ध्यान रखना, वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी बॉन्ड होंगे उनके अंदर लगेगा, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर नहीं लगता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपके पास? इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। यही इसकी कुछ एक खास बात होती है किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। अब मैं बात करता हूँ जो आपके पास प्रेरणिक प्रभाव होता है उसके प्रकार के। इंडक्टिव इफेक्ट है दो प्रकार के होंगे, कौन कौन सा? एक होता है आपके पास माइनस आई होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्लस आई होता है, ठीक है। कौन कौन से होंगे? एक हो गया आपके पास माइनस आई और दूसरा हो गया प्लस आई, ठीक है। अब देखो माइनस आई कब होता है? जब आपके पास जेड और कार्बन, जेड कौन सा हो गया? कोई अनदर ग्रुप हो गया जिसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अगर आपके पास जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? ज़्यादा हो। किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, ये कार्बन इसको देगा तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और इसके पास जाते जाते इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि हम ये कहते हैं कि इधर से इधर जाने पर आई इफेक्ट है वो क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। क्यों? क्योंकि इससे डिस्टेंस क्या है? इसके पास कम है, फिर दूर है और
फिर दूर है। ठीक है, ये हो गई आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट की। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इन माइनस आई का इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ प्लस आई की। कार्बन 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 और जेड। यहाँ पे जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, देखो अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, खींचेंगे। ये इसके पास खींचेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो देखो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट या जो आई इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, इसके अंदर कम होता जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई आप डिस्टेंस के ऊपर भाई इधर बढ़ रहा है, यानी कि इधर आपके पास माइनस आई इफेक्ट चला जाएगा, लेकिन डिस्टेंस के ऊपर चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, इधर से इधर जाने पर आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। ध्यान देखना कि कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई दूर जा रहा है तो आपने तो बताया तो भाई कम हो रहा है, आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो। देखो मैंने जो सिंबल लगाया उसकी तरफ जाना, इधर से इधर जाने पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्ञात करवा रहा हूँ, इधर से इधर जाने पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। अगर आप इधर से इधर आओगे, ये कौन सी साइड है, ये अपनी राइट साइड है, ये अपनी लेफ्ट साइड है। अगर आप राइट टू लेफ्ट आओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी, किससे, ग्रुप से दूरी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो प्रेरणिक प्रभाव है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी मोटा मोटी, जो भी आपके पास सीधा सीधी जो भी आपके पास बात आती है वो किसके ऊपर आकर के अटकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आकर के अटकती है। तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपके पास जो प्रेरणिक प्रभाव है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या डिपेंड करती है, किसी के ऊपर करती है। किसके ऊपर करती है बताते हैं अभी, किसके ऊपर करती है ये इसको भी हम चेक करेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहली बात वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट। और आपको पता है एलिमेंट किस में आते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। कब, लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो। अप टू डाउन जाते हो तो, अप टू डाउन जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होती है तो आप समझ जाओगे कि भाई उसके ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह भी आ जाए तो, चार्ज वगैरह भी आ जाए तो भी वो डिपेंड करती है। उसका भी देखो पूरा आप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपके पास देखो या तो फिर पॉजिटिव आएगा या न्यूट्रल आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, या तो फिर पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। तो मैं देखो पॉजिटिव ये न्यूट्रल कर देता हूँ, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ तो जिसके ऊपर धनायन पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। रीज़न है इसका आकार, आपने सुना होगा भाई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, उसका आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसका आकार छोटा हो जाएगा तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार क्या होता है, कम होता है। आकार कम होने के कारण से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेगेटिव आने से उसका आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ने के कारण से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये आप ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल,
ए प्लस ए माइनस। अगर हम इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं तो ए प्लस की ज़्यादा होगी ए माइनस से, ठीक है। ए प्लस की क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, ए माइनस से ज़्यादा होगी। और देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इस प्रकार से चेक करते हैं। ये बात हो गई नेचर ऑफ एलिमेंट, कि नेचर ऑफ एलिमेंट है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब अगली बात करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या किसी और फैक्टर के ऊपर भी काम करती है। तभी तो मैंने इधर एक और तीर लगाया था, पर वो क्या है कि उसका थोड़ा सा ज़्यादा है और बोर्ड थोड़ा छोटा है हमारे पास। ये कुछ नहीं, बस एक जुगाड़ है, जुगाड़ के माध्यम से ये चल रहा है, ठीक है। दूसरा फैक्टर काम करता है परसेंट एस करेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंट एस करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि भाई परसेंट एस करेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। परसेंट एस करेक्टर भी देखो, मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप क्या पढ़ते हो, sp2 sp3, इधर से इधर जाने पे परसेंट एस करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे, देख लो यहाँ पर टोटल एलिमेंट, टोटल कितने हैं, s और p, दोनों का परसेंटेज देखो तो इसका 50 है और इसका 50 है, तो इसका जो हमारे पास sp है इसके अंदर परसेंट एस करेक्टर कितना हो गया, 50% हो गया। sp2 है, टोटल कितने हैं, एक s है और 2 p है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। 3 के अंदर 1 आएगा, sp2 के अंदर 1/3 इंटू 100 कितना आएगा, 33.33%। इसी प्रकार से इसका निकाल लेना, sp3 है, टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4 में से एक sp है तो s कितने हैं, 1 है, तो 1/4 इंटू 100 तो कितना हो गया, 25%। तो बताओ ऊपर से नीचे आने पर परसेंट एस करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मान लो परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो परसेंट एस करेक्टर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है, परसेंट एस करेक्टर समानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ध्यान रखना, परसेंट एस करेक्टर वो किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा बात करता हूँ मैं बॉन्ड एंगल की। पहला हो गया आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हो गया दूसरा आपके पास बॉन्ड एंगल। देखो सभी को मैं एक साथ, यानी कि जो भी आपके पास इफेक्ट है उन सभी को मैं आपस में कोरिलेट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा है बॉन्ड एंगल। अगर मैं बॉन्ड एंगल की अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, बॉन्ड एंगल है वो समानुपाती होता है परसेंट एस करेक्टर के, यानी कि अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो परसेंट एस करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। sp2 है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। sp3 है इसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है। इसकी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उसका क्या होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। देखो परसेंट एस करेक्टर इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड एंगल को भी कोरिलेट करते हैं। अगला बात करते हैं रिंग साइज।
तीसरा फैक्टर की बात करता हूँ मैं, रिंग साइज। ठीक है, रिंग साइज की बात करता हूँ तो देखो, रिंग होती हैं जो आपके पास साइक्लिक होती हैं, वो आपके पास 3 मेंबर्ड हैं, 4 मेंबर्ड हैं और 5 मेंबर्ड हैं। इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड जाते हो तो इधर से इधर जाने पे रिंग साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, घटती जाएगी। इनकी हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो 3 मेंबर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इनके अंदर बॉन्ड एंगल भी तो काम करता है बॉन्ड एंगल भी, पर उससे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है, आकार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप फैक्टर वगैरह वर्क करते हो, जब आप 3D से 4D में जाते हो, 4D से 5D में जाते हो, तो अगर आप 4D से 5D में जाते हो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं, पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होता है, आकार डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 मेंबर्ड आकार डोमिनेंट होगा, बॉन्ड एंगल की तुलना में आकार डोमिनेंट होगा। इस कारण से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आपके पास 3 प्रकार के इंसान हैं, एक छोटा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा है और एक लगभग 40-50 साल का है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रहेगी, छोटे बच्चे में रहेगी। उसके बाद में जो आपके पास अधेड़ उम्र का है और जो बुजुर्ग, उसके अंदर सबसे कम एनर्जी रहेगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फैक्टर को काम करने वाले जो भी आपके पास एग्जाम्पल हैं वो सभी आपके पास हो गए। जो भी आपके पास इसके अंदर फैक्टर वगैरह वर्क करते हैं वो सभी इसके अंदर हो गए हैं। प्रेरणिक प्रभाव की जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस थे या फिर जो आपके पास वो इसका जो भी परिचय था वो सारा आपके पास कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखेंगे। मैं करवा तो दूंगा, लेकिन क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बोरिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। किसके लिए, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप इस इंडक्टिव इफेक्ट को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर मान लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर आप और भी अच्छा नॉलेज करना चाहते हो तो इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना, उतना ज़्यादा शेयर करना। जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही अच्छा आपको वीडियो में बना करके दूँगा। हाँ, जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लेक्चर मैं तभी डालूंगा जब आप मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर करवा दोगे। आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 9 मई 2023। मई के मंथ के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे कितने सब्सक्राइबर करवा दो, कम से कम मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि मैं आपको और भी अच्छा वीडियो बना सकूं, इससे भी अच्छा बड़ा बोर्ड लेकर के मैं इसको और भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना करना। जो आपके पास केमिस्ट्री है वो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे लेवल के ऊपर तैयारी करें उनके लिए लेके चल रहा हूँ। ये जो केमिस्ट्री है वो आपके पास जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ठीक है, ये 12th के लिए भी बेस्ट है, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज प्रोफेसर की हो गई, या फिर जो अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अगर मान लो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, यानी कि मैं ये कहता हूँ जो हर एग्ज़ाम होती है उन सभी के बेस्ट के ऊपर ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको भूलना मत, ज़रूर करना सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाने के लिए उतने ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा।